हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग बायो का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9 से है। चैप्टर का नाम है कोशिका। इस पूरे चैप्टर में टोटल 3 पार्ट्स आएंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट्स में ही खत्म हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 3 पार्ट्स इसमें आ सकते हैं। राइट। क्लास 9th एनसीईआरटी की अगर आप किताब देखते हैं तो उसमें अध्याय 5 मिलेगा आपको, जीवन की मौलिक इकाई नाम से। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम कोशिका दिया है। लेकिन आप क्लास 9th के अंदर जब आप देखेंगे तो कोशिका नाम से कोई चैप्टर नहीं है, जीवन की मौलिक इकाई नाम से एक चैप्टर है। अध्याय 5 में आप देखना, इससे पहले जो भी चैप्टर्स है क्लास 9th के अंदर, क्लास 9th एनसीईआरटी की जो किताब है साइंस की, वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। बायो का पहला चैप्टर है अध्याय 5 में, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। कोशिका को कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? जीवन की मौलिक इकाई कहने का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक ऐसी इकाई है जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, यही इसका मतलब हो गया। जीवन की मौलिक इकाई का मतलब तो यही हुआ। फंडामेंटल यूनिट का मतलब तो यही हुआ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, की इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। यानी कोशिका के बिना तो जीवन आप सोच ही नहीं सकते हैं। कोशिका के बिना जीवन संभव ही नहीं है। कोशिका है तो जीवन है, कोशिका नहीं है तो जीवन नहीं है। कोशिका है तो जीव है, कोशिका नहीं है तो जीव नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, जैसे कि वायरस, कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं है। अगर किसी सजीव के अंदर वायरस चला जाता है तो वो सजीव बन जाता है, सजीव से बाहर आ जाए तो निर्जीव बन जाता है। तो कोशिका, विषाणु को कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है कि वो सजीव और निर्जीव के बीच एक संयोजक करी है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जीवन की मौलिक इकाई जो है वो कोशिका है। यानी ये एक ऐसी इकाई है जो सारे के सारे जीव के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो जीव आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, या फिर जो बहुत बड़े बड़े जीव हैं, बहुत बड़े बड़े पादप हैं, उन सारे के अंदर एक कॉमन फीचर है, वो है कोशिका। सबके अंदर कोशिका देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। वैज्ञानिकों को पता चला कि यार इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। जीवन की उत्पत्ति तभी होगी जब कोशिका होगी। समझ में आया? चैप्टर का नाम जो दिया गया है ना, ये सोच समझ कर दिया गया है, जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम लोग कोशिका बोलते हैं। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। मेरे कमरे के बाहर ना चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, वहां पर आकर के चें 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 जो है करते रहते हैं वो सब के सब। देखो फिर से कर रहे हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए सारे प्रश्नों को बनाएं। इससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, और पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं ज़्यादा। उन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से फोकस करना है। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे का सोल्यूशन मैंने आपके इसी यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, शिफ्ट वाइज। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2024 में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे का सोल्यूशन मैंने करा रखा है शिफ्ट वाइज इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एलपी की तैयारी करते हैं तो सीबीटी 2 2025 में, यानी ये सीबीटी 1 था और वैकेंसी 2024 की थी, लेकिन पेपर हुआ सीबीटी 2 का 2025 में। इसमें जो बेसिक साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उसे भी मैंने करा रखा है शिफ्ट वाइज। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, उन सारे को भी मैंने करा रखा है शिफ्ट वाइज। साथ में 2018 में जो ग्रुप डी और एलपी के एग्जाम्स हुए थे, उनके सोल्यूशन भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और 2019 में जो जेईई का पेपर हुआ था, उसके भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे इसी वाले यूट्यूब चैनल पे। तो इन सारे ही पीवाईक्यूज को आप अच्छे से कवर करना, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको लेवल पता चलता है कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं। इन सारे के बारे में आइडिया आपको पीवाईक्यूज के माध्यम से ही लगते हैं, और ये सब मैंने अच्छे से करा रखा है। तो आप इन सारे को जब भी टाइम मिले तो आप जरूर देख लेना। अगर आप मेरे से एकदम बेसिक से एडवांस में साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस साइंस फाउंडेशन वाले कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पे। इसी कोर्स का नाम पहले जनरल साइंस हिंदी था, लेकिन मैंने अब इसका नामकरण कर दिया है। वापस से मैंने इसको रीनेम कर दिया है साइंस फाउंडेशन के नाम से। इसके पीछे कारण यह है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बार बार पूछते थे कि सर फाउंडेशन कोर्स कौन सा है, फाउंडेशन कोर्स लाइए। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बेसिक से आपको पढ़ना है।
बेसिक से हम एडवांस तक जाएंगे, तो जो बेसिक भी कवर करे, बेसिक से पढ़ाई हो, उसी को हम लोग फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। और इस कोर्स में मैंने एकदम से बेसिक से पढ़ाया है, एकदम से बेसिक से पढ़ाया है। अगर आपको कुछ नहीं पता है साइंस में तो भी आप इस कोर्स को अच्छे से समझ सकते हो। इनके चैप्टर्स, इनमें जो चैप्टर्स कराए गए उन सारे को समझ सकते हो, एकदम से बेसिक से कराया गया है। तो ये अपने आप में फाउंडेशन कोर्स ही है, लेकिन फाउंडेशन नहीं लिखा हुआ तो सब पूछते थे कि फाउंडेशन कोर्स कौन सा है, तो मैंने नाम ही चेंज कर दिया, लिख दिया कि साइंस फाउंडेशन है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो बेसिक से एकदम एडवांस तक जो है, बेसिक से हाई लेवल तक आपकी साइंस की तैयारी हो जाएगी। और इससे ज़्यादा, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है। जितना आपको मैंने इसमें करा रखा है ना, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आ सकता है। इससे बाहर कौन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे कि नीट का पेपर होता है भाई, जिनको डॉक्टर बनना है, जिन्हें इंजीनियर बनना है, उनके लिए जेईई मेंस का पेपर होता है। उन सारे एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं इससे हाई लेवल के। आपको जितना चाहिए ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मैंने इस वाले कोर्स में करा रखा है। तो आप इस वाले कोर्स में जाकर के एनरोल कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद इस कोर्स में बोनस के तौर पर जो है ये सारे पीडीएफ आपको दिए जाते हैं। अब तक नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब दिए जा रहे हैं। अगर आप इन सारे ही पीडीएफ को ऐप से बाई करते हो अलग से, तो आपको 160 पे करना पड़ता है। इस कोर्स के साथ एज अ बोनस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हम बेसिक से एकदम साइंस को पढ़ें, तो आप हमारे इस वाले कोर्स को जरूर एनरोल करना। एक बार आप यहाँ से पढ़ लोगे, दोबारा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ग्रुप डी 2022 में पूछे गए साइंस के प्रश्नों का डिस्कशन एकदम से डिटेल में करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको A4 साइज में पीडीएफ मिल जाएगा, और जितने भी सेट्स हुए हैं, टोटल 99 सेट्स हुए हैं, उन सारे सेट्स को मैंने टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इस वाले कोर्स में एनरोल करते हो तो एज अ बोनस जो है आपको ये सारे पीडीएफ दिए जाएंगे। केवल इस वाले पीडीएफ के लिए स्टूडेंट जो है पे करते हैं 100 रुपया। अगर आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन करते हो तो एज अ बोनस आपको ये पीडीएफ मिलेगा। साथ में इन सारे एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा A4 साइज में। सारे का सोल्यूशन मिलेगा वीडियो यूट्यूब पर, और सबका पीडीएफ जो है आपको इस वाले कोर्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप केवल पीडीएफ परचेज करने जाएंगे तो आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। कोर्स के साथ आपको एज अ बोनस दिया जाता है। अब आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सब लिखा गया है एनसीईआरटी की किताब में कोशिका से संबंधित। ये हमारा पहला टॉपिक है, सजीव किससे बने होते हैं। चैप्टर 5 का पहला टॉपिक यहाँ पर 5.1 है, जिसका मतलब है चैप्टर 5 का पहला टॉपिक सजीव किससे बने होते हैं। देखिए, बात 1665 की है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बात 1665 की है। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक हुआ करते थे। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, वृक्ष के छाल से, ये वृक्ष का जो छाल होता है, आप जानते हैं किस छाल की बात की जा रही है, वृक्ष के छाल से कॉर्क नाम का पदार्थ निकाला। वृक्ष के छाल में कॉर्क नाम का पदार्थ पाया जाता है। और जैसे हम लोग खीरे की स्लाइस काटते हैं, टमाटर की स्लाइस काटते हैं, वो काफी मोटे होते हैं, उतने मोटे नहीं, लेकिन कुछ वैसे ही इन्होंने स्लाइस काटा, लेकिन वो स्लाइस जो है काफी पतला था, है ना, काफी पतला स्लाइस जो है इन्होंने काटा इस कॉर्क का उन्होंने क्या किया, एक पतला सा स्लाइस उन्होंने काट लिया। इसका इन्होंने स्लाइस काटा, थिन स्लाइस काटा, और इसे देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने देखा। ये जो सूक्ष्मदर्शी था इनके द्वारा ही बनाया गया था, यानी कि स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा था इस कॉर्क के पतले स्लाइस को। जब इन्होंने इस कॉर्क के पतले स्लाइस को देखा तो इन्हें दिखाई पड़ती है मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं जिसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे। ये देख रहे हो, इसकी बात की जा रही है। अनेक छोटे छोटे क्या थे, कंपार्टमेंट्स थे। इन छोटे छोटे प्रकोष्ठों को उन्होंने सेल कहा, कोशिका कहा। क्या कहा, कोशिका कहा, सेल कहा। ये जो सेल है, एक लैटिन शब्द होता है सेलुला, इससे बना हुआ है। सेल शब्द जो है लैटिन शब्द सेलुला से बना हुआ है, और इस सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा, राइट। अब आइए इसको पढ़ते हैं। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन
करने पर, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन करने पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। वृक्ष की छाल से कॉर्क नाम का पदार्थ प्राप्त होता है। इसी की पतली काट उन्होंने देखी थी अपने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से सन 1665 में। इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। सेल लैटिन शब्द है, यह गलत लिखा हुआ है। सेल लैटिन शब्द नहीं है, सेलुला लैटिन शब्द है। सेलुला लैटिन शब्द है जिससे यह सेल शब्द बना हुआ है, और इस सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। लेकिन आप याद रखो, सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी की लाइन उठा करके दे दी जाती है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, यहां से आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो कोशिका है ना, पहली बार खोज ली गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। कहां से की, तो कॉर्क से की। कॉर्क कहां से प्राप्त होता है, तो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है। और इस सेल का मतलब क्या होता है, सेल एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा, बट एक्चुअली मैंने आपको बताया कि सेल जो है ये खुद बना हुआ है इस सेलुला से। ये एक्चुअल में लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। राइट। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। याद रखिएगा, जो कोशिका की खोज इन्होंने की मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क की जो कोशिकाएं होती है मरी होती है, तो डेड सेल मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। सबसे पहली बार कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आज के डेट में आप सोचेंगे तो आप बोलेंगे भाई क्या ही खोज लिया इन्होंने, क्या ही खोज लिया, हमें तो पहले से पता है कोशिका के बारे में। आज आपको पता है ना, आज हमें कोशिका के बारे में बहुत सारी बातें पता है, लेकिन सोचो 1665 की बात है, ये 1665 की बात है। उस समय जो है ये एक बहुत बड़ी खोज थी, एक बहुत बड़ी खोज थी। तो आज भले हमें अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इवेंट है हिस्ट्री में अगर हम देखें तो, क्योंकि यहीं से कोशिका की खोज हुई थी। इसीलिए इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीव में अलग अलग एकक होते हैं, यानी कि अलग अलग यूनिट्स होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। अलग अलग यूनिट का मतलब हो गया यहाँ पर टिश्यू से, ऑर्गन सिस्टम से, और इन सब को समझने के लिए जो है आज तक कोशिका शब्द का उपयोग किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, अभी तक ये चीज साबित नहीं हुआ है कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। अभी तो बस ये घटना घटी है, इस प्रकार से हमें एक कोशिका देखने को मिली है। अभी ये घटना घटी है, हमें नहीं पता है कि ये जीवन की मौलिक इकाई है या नहीं है। कैसे पता चला कि जीवन की ये मौलिक इकाई है, यानी इनके बिना जीवन संभव नहीं है, ये आगे पता चला। फर्दर और भी साइंस डेवलप हुआ तो ये चीज हमें देखने को, ये चीज हमें पता चला कि कोशिका जो है एक्चुअली में जीवन की मौलिक इकाई है। कैसे पता चला, हम लोग अभी देखते हैं। ये संरचनाएं क्या है, इसकी बात की जा रही है। यानी प्याज की झिल्ली को देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो ऐसी संरचनाएं दिखाई पड़ी है, और इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि ये संरचनाएं क्या है। ये संरचनाएं क्या है, जब प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ऐसी संरचनाएं दिखाई पड़ी, ये संरचनाएं क्या है, यही चीज आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। आप देख रहे हो, सभी संरचनाएं जो है एक जैसी दिखाई दे रही है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं, जैसे प्याज। यानी ये संरचनाएं जो आपको एक जैसी दिख रही है, ये सभी मिलकर के क्या बनाती है, एक बड़ी संरचना बनाती है। जैसे प्याज की झिल्ली है तो एक प्याज हम बोलेंगे, प्याज की झिल्ली यानी कि प्याज की कोशिका है, तो प्याज की कोशिका मिलकर के प्याज बनाती है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है, ये क्रियाकलाप कौन सा है, यही प्याज की झिल्ली को हमने माइक्रोस्कोप में देखा, उसी की बात की जा रही है कि इस क्रियाकलाप से, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। अब देखो, ये बहुत बड़ी बात है,
प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। विभिन्न आकार के प्याज सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। यानी हमने अलग अलग प्याज लाए, कुछ बड़े लाए, कुछ छोटे लाए, कुछ गोल लाए, कुछ थोड़े लंबे लाए, अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने प्याज को लाया। सबको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो एक जैसी संरचनाएं ही दिखाई पड़ती है। तो ये कमाल की बात है ना कि आप अलग अलग टाइप का प्याज ला रहे हो, बड़े ला रहे हो, छोटे ला रहे हो, हर तरह के प्याज को ला रहे हो, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पर यानी कि बारीकी से देखने पर हमें पता चलता है कि यार सबके अंदर जो है एक जैसी संरचनाएं हैं। तो ये अपने आप में जो है कमाल की बात है। आपको हिस्ट्री में जाकर के सोचना है। आप सोचो ना, आपको दुनिया को पता नहीं था कि सारे जीव के अंदर जो है एक जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है, कोशिका नाम की जो होती है, पहले नहीं पता था। ऐसे जीव की संरचना को देखा जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे जीव की संरचना को देखा जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इंसानों की जो संरचनाएं होती हैं उनको अच्छे से स्टडी किया तो सबके अंदर एक चीज कॉमन मिला कि भाई सबके अंदर कोशिका है। तो यहां पर तो अभी हम लोग केवल प्याज की बात कर रहे हैं कि अलग अलग आकार के प्याज को देखने पर भी पता चला कि यार सबके अंदर जो है एक जैसी संरचनाएं हैं। ठीक, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। अभी केवल प्याज पर फोकस किया जा रहा है। प्याज की मूलभूत इकाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्याज होते हैं उन सारे में ये संरचनाएं देखने को मिलती है। जितने भी प्याज होते हैं उन सारे में ये देखने को मिलती है, इसीलिए ये मूलभूत इकाई है प्याज की। ठीक है, मूलभूत इकाई है प्याज की, यानी सारे के सारे प्याज जो है ये जो संरचनाएं हैं इसी से मिलकर के बने हुए हैं। और ये है क्या, कोशिकाएं हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सारे प्याज जो है कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। सारे प्याज कोशिका से मिलकर बने हुए हैं तो प्याज की मूलभूत इकाई जो है यहां पर कोशिका हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं, आप समझ गए। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। एक्सपेरिमेंट चलता रहा अलग अलग जीवों के ऊपर। बाद में पता चला कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे बड़े से बड़े, चाहे छोटे से छोटे, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि सब में कोशिकाएं पाई जा रही है। अगर सब में कोशिकाएं पाई जा रही है, जो जीव नहीं है उसमें कोशिका नहीं पाई जा रही है, जो जीव है उसमें कोशिका पाई जा रही है, तो स्वाभाविक बात है ना, कोशिका एक ऐसी चीज हो गई जो सारे जीव के अंदर देखने को मिल रही है। यानी इनके बिना, कोशिका के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है जीवन की मौलिक इकाई बन जाती है, अपने आप ही बन जाएगी। कोई ऐसी चीज जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है तो हम बोलेंगे ना ये तो फंडामेंटल यूनिट है, इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका बन जाती है, क्योंकि दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके अंदर कोशिका पाई जाती है। और कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो मात्र अपने आप में एक सेल होते हैं, एक सेल है, नग्न आंखों से आपको दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो अपने आप में क्या है, जीव है। यानी वो सारे ही काम करते हैं जीवित रहने के लिए जो बड़े बड़े जीव करते हैं। राइट। कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। अब सोच कर देखो ना, ये बड़ी बात है, ये आपको भले फील नहीं आता हो, लेकिन मात्र एक सेल अपने आप में क्या है, लाइफ है। एक कोशिका मात्र अपने आप में क्या है, संपूर्ण जीव है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि हाँ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। एक कोशिका है मात्र, फिर भी अपने आप में एक जीव है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। जब ऐसे लेंस की खोज हो गई जो चीजों को जूम करके दिखाता है, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एक मात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। यही चीज मैंने आपसे अभी कहा कि कोशिका, मात्र एक कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। यानी कोशिका के पास ऐसी खासियत है कि एक लाइफ को वो क्रिएट कर सकती है, एक जीवन की उत्पत्ति जो है वो कर सकती है, इसीलिए वो फंडामेंटल यूनिट है। यहां पर देखो, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है और बैक्टीरिया, ये सारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। मीन्स अमीबा अपने आप में मात्र एक सेल है और संपूर्ण जीव है। क्लेमाइडोमोनास मात्र अपने आप में एक सेल है लेकिन संपूर्ण जीव है। पैरामीशियम मात्र अपने आप में एक सेल है लेकिन संपूर्ण जीव है। बैक्टीरिया मात्र अपने आप में एक सेल है लेकिन
संपूर्ण जीव है। राइट। और भी कई सारे हैं जीव जो एक कोशिकीय है, जैसे ईस्ट का नाम आपने सुना होगा, खमीर का नाम सुना होगा, अपने आप में एक कोशिकीय है। युगलिना आपने सुना होगा, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें आने वाले जो जीव होते हैं सबके सब एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया आते हैं आपके किंगडम मोनेडा में। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, तो इन सारे में से ही कोई विकल्प आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बना लेते हैं। राइट। ऊतक मिलकर के अंग बना लेते हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। इसके कुछ उदाहरण हैं कवक, पादप, जंतु। तो कवक है, पादप है, जंतु है, ये सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ये सारे आते हैं। इनके अलावा और भी होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है बार बार वो अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये एक कोशिकीय जीव है जो आप याद रखेंगे। कवक है, पादप है, जंतु है, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये जो ईस्ट है अपने आप में कवक है, होने चाहिए बहुकोशिकीय, लेकिन ये अपने आप में एक अपवाद है। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा जैसे कि युगलिना है, लिशमेनिया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। माइकोप्लाज्मा आपने सुना होगा, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, वो भी अपने आप में क्या है, एक कोशिकीय है। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, यानी ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो सब जो है एक कोशिका से ही विकसित होते हैं। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, एक समय होता है जो हम गर्भाशय में मात्र एक कोशिका होते हैं, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। मैं, आप, जितने भी इंसान हैं, सब के सब गर्भाशय में एक टाइम होता है जब मात्र एक कोशिका हम होते हैं। फिर ये एक कोशिकीय जाइगोट में बार बार विभाजन होता है, बार बार विभाजन होता है और बहुत सारी कोशिकाएं जो है बनती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं जो बनती है वो मिल करके ऊतक बना लेते हैं, फिर ऊतक मिल करके अंग बना लेते हैं, फिर अंग जो है मिल करके अंग तंत्र बना लेते हैं और अंग तंत्र मिल करके पूरा एक संपूर्ण जीव बना लेते हैं। तो हम भी एक टाइम था जब क्या थे, मात्र एक कोशिका थे, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। मात्र एक कोशिका थे, फिर उस कोशिका में बार बार विभाजन हुआ और ऊतक आया, अंग तंत्र आया और हम संपूर्ण जीव बन करके जो है बाहर निकलते हैं गर्भाशय से। तो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से विकसित हुआ है, लेकिन कैसे? तो कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। एक कोशिका होती है, ये ऐसे विभाजित हो जाती है, फिर ये कोशिका आगे चल करके ऐसे विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से विभाजन चलता है। अब देखो, कोशिका सिद्धांत जो है ना, उसमें कहा गया था कि दुनिया में जितने भी जीव होते हैं सब के सब कोशिका से ही मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार जो कोशिका है जीवन की मौलिक इकाई है। लेकिन कोशिका सिद्धांत में यह चीज नहीं बताया गया था कि नई कोशिका कहां से आती है। भाई ये तो समझ में आ गया कि कोशिका जो है जीवन की मौलिक इकाई है, दुनिया के सारे जीव कोशिका से बने हुए हैं, लेकिन नए जीव कहां से आते हैं ये कोशिका सिद्धांत में पहले नहीं कहा गया, नहीं दिया गया था। स्टार्टिंग में जो कोशिका सिद्धांत दिया गया वहां पर इस बात का मेंशन नहीं था कि नई कोशिका जो है कहां से आती है। एक वैज्ञानिक बाद में आते हैं, रुडोल्फ विर्चो नाम के, 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक आते हैं और इन्होंने कहा कि जो नई कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, यानी पहले जो कोशिका होती है उसी के विभाजन से होता है। किसने कहा? तो आपका आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो ने कहा। तो जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में है उसमें इनके द्वारा ये जो लाइन दिया गया उसको भी जोड़ दिया गया। यानी पहली बार जब कोशिका सिद्धांत दिया गया तो सिर्फ कहा गया कि कोशिका जो है जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, सब के सब जो है कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। सिर्फ इतनी बातें कही गई थी, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि नई कोशिका कहां से आती है। बाद में ये आते हैं 1855 में और उसमें करते हैं, उस कोशिका सिद्धांत में थोड़ा सा रूपांतरण करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और ये लाइन जोड़ते हैं कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिकाओं से ही विभाजन के द्वारा आती है। ठीक।
कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनका काम अलग अलग है, जिनकी संरचनाएं अलग अलग है। जो कोशिका की संरचनाएं होती हैं उनके काम के अनुसार होती है। जो कोशिका की संरचनाएं होती है, कोशिका की जो आकृति होती है, कोशिका का जो आकार होता है, उनके काम के अनुसार होता है। उनके काम के अनुसार होता है कि उनका काम क्या है, उसके हिसाब से उसकी आकृति होती है और उनके आकार होते हैं। जैसे चिकनी पेशी कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका देखो ऐसे लंबी होती है, धागे जैसी होती है, आप बोल सकते हो। इसीलिए चिकनी जो पेशी कोशिका होती है उससे हम लोग रेशा बोल देते हैं, फाइबर बोल देते हैं। ये रुधिर कोशिकाएं हैं, इसकी संरचनाएं देखो ऐसी होती है। तंत्रिका कोशिका की संरचनाएं जो है कुछ ऐसी होती है। ये अंडाणु है, महिलाओं के अंदर जो बनता है। ये अस्थि कोशिका है, इसकी आकृति देखो ऐसी होती है। शुक्राणु है, इसकी आकृति ऐसी होती है। इनके पास फ्लैजला होता है, पूंछ बोल सकते हो, जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। और ये वसा कोशिका है, देखो इसमें ये पूरा पार्ट है जो है, इसमें फैट स्टोर होता है, वसा जो है संचित होता है। तो कोशिका की आकृति कैसी होगी, कोशिका का आकार कैसा होगा, किस पर निर्भर करता है कि उनका काम क्या है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका की आकृति और आकार जो है निर्भर करता है किस पे, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य पे। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार किनके अनुरूप होते हैं, तो आप बोलेंगे उनके कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिक अमीबा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वो जीव है जो अपने आकार को बदल सकता है, तो आप बोलेंगे अमीबा। अमीबा क्या है, मात्र अपने आप में एक सेल है और संपूर्ण जीव है जो अपनी आकृति को, अपने आकार को बदलती रहती है। तो अमीबा के बारे में, अमीबा की ये जो खासियत है इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। जैसे हम लोगों के अंदर जो कोशिका का आकार है लगभग स्थिर रहता है, लेकिन जो अलग अलग प्रकार की कोशिका होती हैं उनकी आकृति, उनका आकार अलग अलग होता है। जैसे तंत्रिका कोशिका, काम के अनुसार तंत्रिका कोशिका की संरचना जो है वो ऐसी होती है और ऐसे ही स्थिर रहती है। ये चीज आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका की जो आकृति है, आकार है, वो स्थिर रहते हैं, दोनों स्थिर रहते हैं, लेकिन उनके काम के अनुसार जो आकृति है, आकार है, वो अलग अलग रहते हैं। बहुत ही सिंपल है। वसा कोशिका ऐसी होती है, तंत्रिका कोशिका ऐसी होती है और इनके जो आकार है वो स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि तंत्रिका कोशिका अभी ऐसी दिख रही है, बाद में जो है अलग टाइप की दिखेगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। राइट, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर पाई जा रही है, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना काम है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है और ये जो कोशिका कार्य करती है इसी के कारण कोशिका जीवित रह पाती है, और कोशिका जब जीवित रह पाती है तो जीव जीवित रह पाता है। समझे आप? जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? अब ये तो समझ में आया कि कोशिका जो है कुछ मूलभूत कार्य को करती है, लेकिन कैसे? कोशिकाएं जो है कुछ मूलभूत कार्य को करती है जो सभी सजीवों का गुण है, लेकिन ये मूलभूत कार्य वो कैसे करती है? तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलती करके आते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा इस चीज को जो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इतने दूर में हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में सम विभाजन होता है। बहुकोशिक जीवों में सम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। सम विभाजन का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। देखो, सम विभाजन का मतलब काम का बंटवारा। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में कुछ दोस्तों के साथ रहते हैं, मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं, मिल करके आपने एक कमरा लिया हुआ है, एक फ्लैट लिया हुआ है, मानकर चलो आप।
तो आप लोग काम का बंटवारा करते हैं ना, कि भाई रोटी तुम बनाओगे, है ना, बर्तन तुम मांज लोगे, झाड़ू एक दिन तुम लगाओगे, एक दिन मैं लगाऊंगा, इस प्रकार से काम हम लोग बांटते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर ऐसे ही काम का बंटवारा देखने को मिलता है, श्रम का विभाजन देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग काम, जो अलग अलग जो अंग होंगे उन सारे का अलग अलग काम होगा। जैसे हार्ट है, हार्ट का काम है भाई तुम ब्लड पंप करो। आमाशय है, इनका काम क्या है कि भाई तुम खाना पचाओ। किडनी का काम क्या है कि भाई तुम ब्लड फिल्टर करो। तो अलग अलग अंग का अलग अलग काम हो गया, तो इसी को हम लोग श्रम विभाजन बोलते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में हमें साफ साफ पता चलता है कि अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य है, तो बहुकोशिकीय जीव में जो है श्रम का विभाजन देखने को मिल रहा है, ये हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में भी श्रम का विभाजन होता है। आप बोलेंगे एक कोशिकीय जीव में कैसे हो जाएगा भाई, एक कोशिकीय जीव तो मात्र अपने आप में एक सेल है, तो उनमें श्रम का विभाजन कैसे होता है, देखते हैं। शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन को पचाता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। तो इस प्रकार से अलग अलग अंग जो है अलग अलग कार्य को करते हैं और इसी को श्रम का विभाजन कहते हैं। सीधा सा मतलब है काम को बांट देना, अलग अलग अंग को अलग अलग काम थमा दो, जैसे आप लोग थमाते हैं अपने ग्रुप में, कुछ वैसे ही। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक कोशिकीय जीव में श्रम का विभाजन होता है, फिर नहीं होता है, केवल बहुकोशिकीय जीव में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है, बहुकोशिकीय जीव दोनों में होता है। इस प्रकार से सवाल पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है एक कोशिकीय जीव में भी श्रम का विभाजन होता है और बहुकोशिकीय जीव में भी श्रम का विभाजन होता है। एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है, देखो, वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में एक नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन आदि। जो कोशिका होती है उसके अंदर जो है अलग अलग घटक होते हैं। मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, तो इसके अंदर भाई अलग अलग घटक होते हैं। अलग अलग ये जो घटक होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। इस प्रकार एक कोशिकीय जीव में भी श्रम का विभाजन हमें देखने को मिलता है। अलग अलग घटक जो है अलग अलग काम करते हैं। जैसे कुछ घटक जो है नए पदार्थ बनाते हैं, कुछ घटक ऐसे होते हैं जो पदार्थों का निष्कासन करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में जो है अलग अलग घटक जो होते हैं, जो कि अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग श्रम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। और ये जो कोशिकांग है, ये जो अलग अलग घटक होते हैं, प्रत्येक कोशिका के अंदर देखने को मिलती है। यानी कोशिका लेवल पर भी हम देखें तो श्रम का विभाजन हमें देखने को मिलता है। कोशिका लेवल पर, अंग लेवल पर तो है ही, अंग तंत्र लेवल पर भी है, कोशिकीय लेवल पर भी जो है श्रम का विभाजन हमें देखने को मिलता है। अलग अलग कोशिकांग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। अगर कोशिकीय लेवल पर श्रम का विभाजन देखने को मिलता है, तो जो एक कोशिकीय होते हैं अपने आप में एक सेल होते हैं, हम बोल सकते हैं कि उनमें श्रम का विभाजन देखने को मिलता है। कोशिकांग के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपना सभी कार्य करती है। यहां पर एक था ना, हाँ यहीं पर तो है। कोशिका जो है, हर कोशिका कुछ मूलभूत कार्य को करती है। कैसे करती है? कोशिकांग की मदद से। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, वो कोशिकांग जो होते हैं अपना अलग अलग काम करते हैं, यानी कि अलग अलग कोशिकांग अपना अलग अलग काम करते हैं, जिससे एक कोशिका जो है जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। सारे जीव कोशिका से बने हुए हैं। सारे जीव की खासियत है कि कुछ मूलभूत कार्यों को करती है। कैसे करती है? कोशिकांग की मदद से करती है ना। जो कोशिकांग होते हैं, अलग अलग कोशिकांग जो होते हैं वो अलग अलग कार्य को करते हैं, जिसके कारण कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य को करती है। कोशिकांग मिलकर मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं और यह मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। देखो ये कमाल की बात है सच में। सोच कर देखो ना कि जो प्लांट्स होते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं। बैक्टीरिया नग्न आंखों से दिखते नहीं है ना। अमीबा है, पैरामीशियम है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम इंसान हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, जानवर है, तरह तरह के दुनिया में जीव हैं जिनके भाई अलग अलग काम हैं, लेकिन सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि कोशिका है। और उसके अंदर भी कॉमन क्या है? सबके अंदर एक जैसे ही कोशिकांग है। सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सबके अंदर न्यूक्लियस है, सबके अंदर राइबोसोम है,
सबके अंदर ER है, सबके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चाहे जीव कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे वो छोटे क्यों ना हो, अलग अलग काम करने वाले जीव क्यों ना हो, सबके अंदर कोशिका है और सबके कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है वो एक जैसे ही है। सबके अंदर जो है एक ही प्रकार के कोशिकांग है। थोड़े बहुत अंतर जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि प्लांट के जो सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अंतर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन लगभग सारे जो है कोशिकांग एक जैसे ही होते हैं। तो ये कमाल की बात तो सच में है। अब इस चैप्टर में बॉक्स के अंदर कुछ बातें जो है ऐसे लिख करके दी गई है कि इसे भी जाने। यहां से आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। याद रखिएगा, ये जो कोशिका थी मृत कोशिका थी। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनो, ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। मृत कोशिका की खोज किसने की, या फिर कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। कब की? 1674 में की। कहां से की? तालाब के जल से की। ठीक। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कोशिका में न्यूक्लियस नाम की संरचना जो है होती है, केंद्रक नाम की संरचना होती है। इसका पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, केंद्रक होता है, उसका पता जो है रदरफोर्ड ने लगाया था। लेकिन कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, नाभिक है, उसका पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया 1831 में। उसके बाद देखो, पुरकिंजे होता है एक्चुअल में। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य का नाम दिया। देखो, ये जो आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो, ये पूरा साइटोप्लाज्म, देखो ये कोशिका होती है और इसमें साइटोप्लाज्म होता है और फिर इसमें नाभिक होता है। इन सारे को मिला दो तो इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है, ये दिया था पुरकिंजे ने। ठीक है, पुरकिंजे ने दिया था। देखो, पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य में जो है साइटोप्लाज्म और ये केंद्रक दोनों आते हैं। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और ये प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? जो साइटोप्लाज्म है प्लस ये जो नाभिक है, दोनों को मिला दो तो प्रोटोप्लाज्म है। यानी साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। डुजार्डिन ये नाम यहां पर नहीं दिया गया है। डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। लेकिन ये जो शब्द है प्रोटोप्लाज्म, ये दिया था पुरकिंजे ने। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पुरकिंजे जो जीव द्रव्य जो नाम है किसने दिया, तो आपका आंसर होगा पुरकिंजे ने दिया 1839 में। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप दो नाम याद रखेंगे, स्लीडन एंड स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को पहली बार दिया और इन्होंने ही कहा था सारे जीव, जंतु हो, पादप हो, कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन इन दोनों ने यह नहीं कहा कि नई कोशिका कहां से आती है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। कोशिका सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत जो इन दोनों ने दिया, स्लीडन एंड स्वान ने दिया, उसके अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इन्होंने ये चीज नहीं कहा कि नई कोशिका कहां से आई। यानी जब इनसे पूछा गया कि नई कोशिका कहां से आई, तो इन्होंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे नहीं पता कहां से आई। तो 1855 में इसी कोशिका सिद्धांत में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, रूपांतरण किया गया, कुछ बातें जो है और जोड़ दी गई। 1855 में रुडोल्फ विर्चो के द्वारा इन्होंने कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया
कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो अब जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसमें कहा जाता है कि सभी पादप जंतु जो है कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। साथ में कहा जाता है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यानी कि नई कोशिकाएं जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही आती है। बहुत आगे चल करके यानी 1940, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन ये बात है 1940 की। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचनाएं तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। यानी 1940 से पहले हम लोग कोशिका की बहुत सारी संरचनाएं हैं जिनके बारे में स्टडी नहीं कर पाए थे। जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो इनके पास जो है ये जो सूक्ष्मदर्शी है इसके पास बहुत ही ज़्यादा जूमिंग पावर है। उसके बाद हम लोग कोशिका के जटिल संरचनाओं को अच्छे से समझ पाए और बहुत सारे कोशिकांग को हम लोग अच्छे से समझ पाए, राइट। तो बहुत सारी बातें हैं इस वाले बॉक्स के अंदर जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अभी तक आपने जितना पढ़ा है केवल उतने से ये 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं किताब के अंदर। कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अच्छे से नाम आपको याद रखना है। 1665 में मृत कोशिका की खोज की। कैसे की? तो वृक्ष के छाल से उन्होंने कॉर्क नाम का पदार्थ निकाला, एक पतली सी स्लाइस उसकी काट ली, खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से उस स्लाइस को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ी जिनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे। उन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कहा। कोशिका जो है लैटिन शब्द सेल जो है वो लैटिन शब्द सेलुला से बना हुआ है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? आपसे पूछा जाता है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं या फिर जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो आपका आंसर कोशिका होगा। यानी आप सीधा याद रखो, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई इसलिए जितने भी जीव होते हैं वो सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, राइट। और क्रियात्मक इकाई क्यों? क्योंकि सारे ही जो कोशिकाएं होती है वो कुछ मूलभूत कार्यों को करती है। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करती है जिसके कारण जो है एक कोशिका जीवित रह पाती है। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। वो कोशिकांग मिलकर जब काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई कोशिका जो है वो कार्य को कर रही है। और पूरी कोशिका जब कार्य करती है तो कोशिका जीवित रह पाती है। कोशिका जीवित रहेगी तभी जाकर के जीवन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये दोनों प्रश्न जो है हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस चैप्टर 5 के दूसरे टॉपिक को। चैप्टर 5 का दूसरा टॉपिक है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। कोशिका जो कि एक संरचना है सभी जीवों के अंदर, आखिर ये किससे बनी है, कौन से पदार्थ से ये बनी है, और कोशिका के अंदर की संरचनाएं क्या है, संरचनात्मक संगठन क्या है। यानी कोशिकांग की बात की जा रही है कि कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग हैं और जो कोशिका है वो कौन से पदार्थ से बने हुए हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है हमें इस वाले टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगे। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर के जो अंग है, कोशिका के जो अपने अंग है उसे कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं आप किसी की भी कोशिका उठा करके ले आओ, माइक्रोस्कोप में देखो तो 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको सारी ही कोशिकाओं में दिखाई पड़ने वाली है। यानी किसी भी जीव, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे वो बड़े से बड़े जीव क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे जीव क्यों ना हो जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, सबके अंदर 3 कॉमन फीचर है। वो ये है कि सारे में प्लाज्मा झिल्ली देखने को पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलती है, केंद्रक देखने को मिलता है और कोशिका द्रव्य देखने को मिलता है। देखो ये जो मैंने अभी ये बाउंड्री बनाया ना, ये प्लाज्मा झिल्ली है। इसके अंदर सेमी फ्लूइड होता है, यानी एकदम से तरल नहीं बोलेंगे, एकदम से तरल नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा आप बोल सकते हो, पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और एक न्यूक्लियस होता है। ये 3 चीजें जो है पक्की बात है कि देखने को मिलने वाली है सारे ही कोशिकाओं के अंदर। प्रत्येक कोशिका के अंदर, लगभग प्रत्येक कोशिका के अंदर 3 गुण दिखाई देंगे। ये 3 गुण ये सारे हैं कि ये सारे पाए जाएंगे, ये 3 संरचनाएं जो है पाई जाएंगी।
हाल ही में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ था, जिसमें यहां से प्रश्न पूछे गए थे कि लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन से 3 गुण दिखाई देते हैं। तो एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें ये तीनों दिए हुए थे। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे। देखिए, कोशिका के अंदर जो भी काम होते हैं बेसिकली रिएक्शंस ही होते हैं। कोशिका के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, उसे कंट्रोल किया जाता है इस न्यूक्लियस के द्वारा, इस केंद्रक के द्वारा। वो रिएक्शंस होती कहाँ हैं? तो मेनली होती है कोशिका द्रव्य में। और कोशिका के बाहर का जो पर्यावरण है उसके साथ इंटरेक्शन बनाने में हेल्प कौन करती है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली करती है। तीनों का काम मैंने आपको बताया है। सारे रिएक्शंस कहां पर होते हैं? कोशिका द्रव्य में होते हैं। कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रक के द्वारा। इसे कहा जाता है कि कोशिका का ये दिमाग होता है, केंद्रक, कोशिका का दिमाग, कोशिका का मस्तिष्क होता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है। और प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? तो कोशिका के बाहर का जो पर्यावरण है उसके साथ इंटरेक्शन, उसके साथ संपर्क स्थापित करने में जो है हेल्प करती है प्लाज्मा झिल्ली। अब ये सारे काम जो कर रहे हैं ये तीनों संरचनाएं कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखो, इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर हमारा पहला सब टॉपिक आया है ये प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसका पहला सब टॉपिक क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये जो आप काले रंग की आप ये बाउंड्री जो आप देख रहे हो ना, इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। और इसके बाहर क्या है? कोशिका के बाहर की चीजें हैं, यानी कोशिका का बाह्य पर्यावरण है। कोशिका के बाहर का ये पर्यावरण है, वातावरण है। और ये जो काले रंग की सीमाएं हैं, ये जो काले रंग की सीमा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। इस झिल्ली के इधर कोशिका के अंदर की चीजें हैं और इस झिल्ली के इधर कोशिका के बाहर की चीजें हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन है? कोशिका झिल्ली है, जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, मैंने अभी आपको समझाया, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ये कोशिका के बाहर का पर्यावरण है और ये कोशिका के अंदर का वातावरण है। तो इन दोनों के बीच में कौन है? कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका को उसके बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका के अंदर जो भी घटक है उसे उसके बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली की खासियत क्या है ना, कि कुछ पदार्थों को ये अपने से होकर के आने जाने देती है। यानी कुछ पदार्थों को ये अपने से होकर के ऐसे बाहर जाने देगी, कुछ पदार्थों को ऐसे बाहर से अंदर आने देगी, लेकिन कुछ पदार्थों को जो है बाहर से अंदर आने नहीं देती है। या फिर बोल सकते हो कुछ पदार्थों को ये अंदर से बाहर जाने नहीं देती है। हम बोल सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है ये चुन चुन करके, है ना, या फिर बोल दो एकदम से अच्छे से देख करके, जांच परख करके पदार्थों को अपने से होकर के आने जाने देती है, या फिर जिसे रोकना है रोक देगी, वो एंट्री नहीं देगी कोशिका के भीतर। इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? यही कारण है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, लेकिन अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसीलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। यानी कि सेलेक्ट करके, पदार्थ को सेलेक्ट करके, चुन चुन करके जो है वो अपने से अंदर पदार्थ को बाहर से पदार्थ को अंदर आने देती है और अंदर से पदार्थ को बाहर जाने देती है, चुन चुन करके। ऐसा नहीं है कि सबको अलाउ है, भाई जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, ऐसा नहीं है। प्लाज्मा झिल्ली ये काम नहीं करने देती है। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है कि यह वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? अब चलो ये तो समझ में आ गया कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कुछ पदार्थों को जो है कोशिका से बाहर जाने देगी और कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देगी, लेकिन कैसे? हाउ? कैसे? वो कौन सी प्रक्रिया है भाई जिसके द्वारा या जिसके हेल्प से कोशिका के बाहर पदार्थ चले जाते हैं और कोशिका के बाहर से पदार्थ कोशिका में आ जाते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा हो पाता है?
कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? इसका आंसर आप क्या देंगे? विसरण, डिफ्यूजन। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अब जो कुछ भी आप पढ़ेंगे उसको आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, विसरण परासरण से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट गलत करके आते हैं, लेकिन आप गलत करके नहीं आएंगे, आप आज जो है इसको अच्छे से समझेंगे। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, ये दोनों जो गैसें होती हैं, ये कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिका से बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन जो है कोशिका के अंदर चली आएगी। कैसे? विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार कैसे आती जाती है भाई? विसरण के द्वारा। ये विसरण क्या होता है? देखो, विसरण का मतलब होता है पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होना। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है तो उसकी बात की जा रही है कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। देखो, विसरण किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो गई। कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो गई, यानी कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और कोशिका के बाहर कम है, तो अपने आप ही ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करते हुए कोशिका के बाहर चले आएंगे और प्लाज्मा झिल्ली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने का काम नहीं करती है, इन्हें अलाउ करके रखती है कि भाई आपको आना है आइए, जाना है जाइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पर उच्च सांद्रता है, यहां पर निम्न सांद्रता है, तो अपने आप ही स्वतः, याद रखिएगा, ऊर्जा खर्च यहां पर नहीं होगी, स्वतः अपने आप ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चली जाती है। इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन में जिस पदार्थ का डिफ्यूजन होता है वो पदार्थ जो है अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन की ओर जाता है। जिस भी पदार्थ का विसरण होगा वो अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करेगा। राइट। अब मैं अगर आपको यह बोलता हूं कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ऐसे कोशिका के अंदर आ गई है विसरण के द्वारा, तो आप क्या समझेंगे कि कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की बात मैं कर रहा हूं, आप क्या समझेंगे कि कोशिका के बाहर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहे होंगे, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम रहे होंगे, यानी कि सांद्रता कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक रही होगी, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम रही होगी और ये ऑक्सीजन जो है अपने आप कोशिका के अंदर आ गई होगी। इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं, याद रखिएगा, डिफ्यूजन बोलते हैं इसी को। लेकिन मान लीजिए कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल के हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जल का आना जाना भी प्लाज्मा झिल्ली अलाउ करती है ना, बिना ऊर्जा खर्च किए पानी कोशिका के अंदर आ सकता है, कोशिका के बाहर जा सकता है विसरण के द्वारा ही। लेकिन जल के विसरण को हम लोग परासरण बोलते हैं। जल के विसरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जब जल अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। यानी परासरण जो है स्पेशल टाइप का विसरण है। परासरण क्या है? स्पेशल टाइप का विसरण है। परासरण अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार कैसे आते जाते हैं भाई? विसरण द्वारा आते जाते हैं। कोशिका झिल्ली इसे बड़ी आसानी से अलाउ करती है, आने देती है, जाने देती है। विसरण किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। पदार्थों की गति उसके उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर विसरण कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया, इसकी बात की जा रही है। पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है ना, जिसे हम लोग विसरण कहते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि
एक कोशिकीय अपशिष्ट है। कोशिका के अंदर जब श्वसन होता है तब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनता है, जिससे कोशिका के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। कोशिका के बाहर इसकी सांद्रता कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज कर जाता है कोशिका के अंदर से बाहर की ओर प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करते हुए। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है। भाई अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यही चीज मैंने आपको अभी समझाया यहाँ पर कि श्वसन प्रक्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मुक्त होती है तो धीरे धीरे इसकी सांद्रता जो है कोशिका के भीतर बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, बाहर में CO2 की सांद्रता कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। जैसे ही बाहर में CO2 की सांद्रता कम होती है, अंदर में CO2 की सांद्रता कम होती है, स्वतः ही ये जो CO2 है कोशिका के बाहर निकल जाती है कोशिका झिल्ली से होते हुए विसरण द्वारा। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तथा O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली आती है। जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली आती है। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, कोशिका के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन जो है अपने आप ही प्लाज्मा झिल्ली को पार करते हुए डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन चली आती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको समझाया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे कभी पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर बाहर गैसों का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया के जरिए होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? विसरण। तो विसरण जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसों के आदान प्रदान में। कोशिका के अंदर बाहर गैसों के आदान प्रदान में विसरण की प्रक्रिया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं जल की। हमने गैसों का देख लिया ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली ये दो गैस होते हैं, इनके बारे में देख लिया विसरण द्वारा। अब बात करते हैं जल की। अगर ये सेल है, ये नाभिक है, केंद्रक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी ज़्यादातर क्या होता है? पानी होता है। जो कोशिका द्रव है उसके अंदर भी ज़्यादातर जो है पानी होता है। तो कोशिका के अंदर मान लो कि पानी ज़्यादा हो गया तो पानी बाहर निकलेगा ना, और कोशिका के अंदर अगर पानी कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ये पानी अंदर आएगा ना, इस प्लाज्मा झिल्ली को पार करते हुए। कैसे आएगा? विसरण के द्वारा ही आएगा। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। विसरण के द्वारा ही पानी अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा। लेकिन पानी के केस में हम लोग इस विसरण को एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिसे हम लोग परासरण कहते हैं। तो परासरण अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार है, स्पेशल टाइप है किसका? विसरण का। तो जल का जो विसरण होता है इस कोशिका झिल्ली के द्वारा, इस कोशिका झिल्ली से, या फिर बोल दो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से, तो इसी को हम लोग परासरण कहते हैं। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, यानी उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा। याद रखिएगा, जिसका विसरण होगा ना उसके उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यही चीज मैंने आपसे कहा कि ये जो जल है इसके अणुओं की गति जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि अपने आप में क्या है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, इसके द्वारा होती है, तो इसे हम लोग परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। ठीक है, इसे हम लोग अभी समझते हैं। पहले आप इस डायग्राम को देख लो। यहां पर क्या हुआ कि इधर प्योर वाटर है, शुद्ध जल, कुछ नहीं है इसके अंदर, और इधर जो जल है इसमें क्या है? चीनी घुली हुई है, शुगर सोल्यूशन है, और बीच में जो है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली। मान लो कि प्लाज्मा झिल्ली को ही आपने डाल दिया यहां पर, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जल किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है या फिर इधर ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि जल इधर ज्यादा है, क्योंकि इधर केवल जल ही जल है।
इधर जल में तो कुछ चीनी भी घुली हुई है, लेकिन इधर केवल जल ही जल है। इधर कोई विलय पदार्थ नहीं है। इधर जो विलयन है उसमें जल तो है, लेकिन साथ में कुछ क्या है, विलय पदार्थ भी है। तो हम बोलेंगे कि जल की सांद्रता जो है इधर हाई है, जल की सांद्रता इधर हाई है और इधर क्या है, लो है। तो जो जल है वो अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा, तो ऐसे जल जाएगा, यानी जल जो है इधर की ओर गति करने वाला है। अपने अपने हाई कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। जल अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाता है। जल अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाता है। तो जल की सांद्रता इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो डिफ्यूजन जो कि यहां पर ऑस्मोसिस है, परासरण है, इधर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कुछ और बताइएगा आप। इधर चीनी है क्या? इधर चीनी नहीं है, इधर चीनी है। चीनी क्या है? विलय पदार्थ है। चीनी क्या है? विलय पदार्थ है। इस वाले केस में चीनी क्या है? विलय पदार्थ है। इधर चीनी है, इधर नहीं है। अब मुझे आप ये बताओ, चीनी की सांद्रता किधर ज्यादा है? चीनी की, विलय पदार्थ की सांद्रता किधर ज्यादा है? आप बोलेंगे सर इधर तो चीनी है ही नहीं, इधर तो सांद्रता 0 है। चीनी की सांद्रता या फिर यहाँ पर जो ये विलय है जो कि चीनी है, इसकी सांद्रता यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर तो है ही नहीं चीनी। लेकिन यहाँ पर क्या है? अधिक है। यहाँ पर चीनी की जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता जो है वो ज़्यादा है, और इसके तुलना में हम बोलेंगे कि यहाँ पर तो है ही नहीं। और जल किधर से किधर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है। तो अब देखो, अगर हम चीनी के तुलना में बात करते हैं, विलय पदार्थ के अनुसार अगर हम देखते हैं, तो जो जल है विलय पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जा रहा है। तो एग्जाम में जब सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो विकल्प दिया जाएगा, तो वहां पर आप ध्यान में रखिएगा कि जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति आपको दी गई है वो किसकी है? जल की है या फिर विलय पदार्थ की है? जल की होगी तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, अगर विलय पदार्थ के अनुसार बताया जा रहा है तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, आप जिस पदार्थ के विसरण या फिर परासरण की बात कर रहे हैं ना, वो पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। लेकिन अगर विलय पदार्थ की बात की गई है तो हम क्या बोलेंगे? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। राइट। तो विलय की सांद्रता या फिर जल की सांद्रता, ये सब जो है ऑस्मोसिस में ही आएगा, परासरण में ही आएगा, विसरण में नहीं आएगा। विसरण तो आपको केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला केस जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम आप बोल सकते हैं ना कि विलय पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले स्थान से विलय पदार्थ के निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर जल की गति को हम लोग परासरण बोलते हैं। या फिर आप क्या बोल दोगे? जल के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर गति परासरण कहलाता है। अब यहां पर पढ़िए वापस से। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। यहां पर देखो, जो डिफ्यूजन हो रहा है या फिर बोल दो जो ऑस्मोसिस हो रहा है, वो विलय के उच्च सांद्रता की ओर हो रहा है ना। उच्च विलय सांद्रता का मतलब विलय की उच्च सांद्रता की ओर। तो आप अपने दिमाग में ये बात घुसा लो कि जो जल है वो अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा, या फिर आप क्या बोलेंगे? विलय के उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा, है ना। विलय के उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा, जल के निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा, लेकिन विलय के उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि जो विलय है उसकी सांद्रता उच्च है, विलय की सांद्रता ज्यादा है, तो हम इसे बोलेंगे तनु विलयन। तनु विलयन नहीं, सांद्र विलयन। हम इसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, पहला पॉइंट
दूसरा पॉइंट, विलय की सांद्रता, याद रखिएगा विलय की सांद्रता है, जल की सांद्रता नहीं है, विलय की सांद्रता है। विलय की सांद्रता निम्न है तो आप बोलेंगे तनु विलयन, तनु विलयन। अब आप यहां पर ध्यान में रखेंगे, जहां विलय की सांद्रता उच्च होगी वहां जल की सांद्रता निम्न होगी, जहां विलय की सांद्रता निम्न होगी वहां पर जल की सांद्रता उच्च होगी। इतनी बातें अगर आप अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लेते हो ना तो अच्छे अच्छे प्रश्न आप बना देंगे, बाकी सारे गलत करके आएंगे लेकिन आप सही करके आएंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आप सही करके आएंगे, टफ क्वेश्चन जो है आप सही करके आएंगे। विलय की सांद्रता अगर उच्च है तो आप बोलेंगे सांद्र विलयन है और वहां पर जल की सांद्रता कम होगी। विलय की सांद्रता अगर निम्न है तो आप बोलेंगे तनु विलयन है, जल की सांद्रता वहां पर उच्च होगी। तो सांद्र विलयन, तनु विलयन ये हम लोग विलय की सांद्रता के अकॉर्डिंग बताते हैं। अब यहां पर देखो, यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। हमने एक जंतु कोशिका लिया या फिर एक पादप कोशिका भी ले सकते हैं, उसको डाल दिया किसमें, या तो आप नमक पानी के घोल में डाल लो या फिर आप क्या करो चीनी पानी के घोल में डाल लो, या तो आप नमक पानी के घोल में डाल लो या फिर चीनी पानी के घोल में डाल लो। तो नमक पानी का घोल है तो उसमें नमक विलय पदार्थ है और पानी जो है विलायक है ना। जल में नमक यानी कि जो नमक है वो विलय पदार्थ है। देखो क्या होगा, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान में रखना है। हमने एक जंतु कोशिका ले लिया है, हम पादप कोशिका भी ले सकते हैं। हमने एक जंतु कोशिका ले लिया है, इसको डाल दिया किसमें, तनु विलयन में। तनु विलयन किसको बोलते हैं, विलय की सांद्रता कम होती है, जल की सांद्रता अधिक होती है। तनु विलयन किसको बोलते हैं, विलय की सांद्रता कम होती है, जल की सांद्रता अधिक होती है। यानी उसमें जो भी विलय पदार्थ है वो कम होगा, उसके तुलना में पानी जो है कुछ ज्यादा होगा। तो पानी की सांद्रता ज्यादा और विलय की सांद्रता कम, राइट। ये कोशिका है, इसको डाल दिया हमने तनु विलयन में, यानी ये जो विलयन है इसमें जल की सांद्रता हम क्या बोलेंगे भाई, जल की सांद्रता हम उच्च बोलेंगे। यहां देख लो, जल की सांद्रता उच्च बोलेंगे, विलय की सांद्रता कम है, जल की सांद्रता उच्च है, और कोशिका के अंदर जो है जल की सांद्रता निम्न है। ये याद रखिएगा, तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये सब क्या है, तुलनात्मक शब्द है। जब हम बोलेंगे ना कि तनु विलयन है तो किसी न किसी से हम कंपेयर कर रहे होंगे। जब हम बोलेंगे कि सांद्र विलयन है तो किसी न किसी से हम कंपेयर कर रहे होंगे। यहां अगर मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि कोशिका को डाला गया तनु विलयन में, तो हम कहां किससे कंपेयर कर रहे हैं, कोशिका द्रव से, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है उससे कंपेयर कर रहे हैं। कि कोशिका को डाला गया तनु विलयन में तो जो विलयन है उसमें जल की सांद्रता तो उच्च है, लेकिन कोशिका के भीतर जल की सांद्रता निम्न है। ठीक, इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि कोशिका के बाहर जो विलयन है उसमें विलय की सांद्रता कम है और कोशिका के भीतर जो विलय है उसकी सांद्रता अधिक है। तो आपको जिसके अकॉर्डिंग सोचना है सोच लो। परासरण में क्या होता है, जल अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाता है। तो जल की सांद्रता कोशिका के बाहर ज्यादा है और कोशिका के भीतर कम है, तो पानी जो है कोशिका के अंदर चला जाएगा, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका फूल जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझ गए ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब होता है कम, कम 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 कम, ठीक है। तो विलय की सांद्रता जब कम होती है तो उसे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को डालते हैं तो कोशिका फूल जाती है, ऐसे याद रखना है। तनु विलयन में जब कोशिका को डालेंगे तो कोशिका फूल जाएगी। भाई क्यों फूल जाएगी, क्योंकि कोशिका के बाहर जल की सांद्रता उच्च रहेगी, कोशिका के भीतर जल की सांद्रता कम रहेगी, पानी कोशिका के अंदर चला जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। तनु विलयन में डालेंगे, कोशिका के अंदर पानी जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। अच्छा, कोशिका के बाहर पानी नहीं आएगा क्या, आएगा। देखो
पानी कोशिका के अंदर भी जाएगा, कोशिका से एट द सेम टाइम बाहर भी आएगा, लेकिन अंदर जाएगा ज्यादा, आएगा कम। जैसे मान लो एक कमरा है, कमरे से 10 लोग बाहर निकलते हैं और 3-4 लोग अंदर आ जाते हैं, तो नेट जो हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा ना कि भाई 7 लोग जो है कमरे से बाहर जा रहे हैं, 10 बाहर गए, 3 अंदर आ गए, तो नेट हमें देखने को मिलेगा कि 7 लोग कमरे से बाहर गए हैं। तो पानी कोशिका के अंदर जाएगा, एट द सेम टाइम कोशिका के बाहर भी आएगा, पानी अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा, लेकिन जब हम तनु विलयन में डालेंगे कोशिका को, तो कोशिका के भीतर पानी जाएगा ज्यादा, आएगा कम, राइट। इसलिए कोशिका फूल जाएगी। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर भी जाएंगे कोशिका के और कोशिका के अंदर से बाहर भी आएंगे, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, क्योंकि जल की सांद्रता जो है वो कोशिका के बाहर ज्यादा है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। अब हम विलय पदार्थ के अनुसार देखें तो कैसे बोलेंगे, जल की सांद्रता तनु विलयन में ज्यादा है, यानी कि विलय की सांद्रता कम है, हम क्या बोलेंगे, जो विलय है इसकी सांद्रता कम है, क्योंकि भाई तनु विलयन है। तो कोशिका के बाहर विलय की सांद्रता कम है ना, कोशिका के भीतर विलय की सांद्रता, कोशिका द्रव्य में बहुत तरह के पदार्थ होते हैं, वो सारे विलय हैं, पानी को छोड़ दे तो इधर ज्यादा है। और देखो पानी कहां से कहां गया, कोशिका के बाहर से अंदर गया, तो क्या उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर, विलय के उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर पानी जा रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ, यही चीज तो यहां पर लिखा हुआ था कि उच्च विलय सांद्रता की ओर जल गति करता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो इसे हम लोग परासरण कहते हैं, ठीक है, जो कि एक स्पेशल टाइप है विसरण का। अब है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे समपरासारी विलयन। समपरासारी, आइसो का मतलब होता है सेम सेम, सेम सेम, समान, यानी जो विलय की सांद्रता है कोशिका के बाहर जितनी है कोशिका के भीतर भी उतनी ही है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कोशिका के बाहर जल की सांद्रता जितनी है कोशिका के भीतर जल की सांद्रता उतनी ही है। यानी अगर 10 मॉलिक्यूल्स अगर मान लो जल के कोशिका के बाहर है, तो 10 मॉलिक्यूल्स कोशिका के भीतर भी जल के होंगे। तो ऐसे में जितना जल कोशिका से बाहर आएगा उतना ही जल कोशिका के अंदर भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बाहर निकलेगा ज्यादा अंदर जाएगा कम, या फिर यह भी नहीं होगा कि अंदर जाएगा ज्यादा बाहर निकलेगा कम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि विलय की सांद्रता और जल की सांद्रता दोनों के बारे में आप एक साथ यहां पर बोल सकते हो। विलय की सांद्रता, जल की सांद्रता कोशिका के बाहर जितनी है कोशिका के भीतर भी उतनी ही है। इससे क्या होगा, कोशिका के अंदर जितना जल जाएगा उतना ही बाहर भी निकल जाएगा। तो ले देकर के कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोशिका फूल जाएगी या फिर पिचक जाएगी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता तथा कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगा। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। आप 4 कदम आगे लेते हैं, फिर 4 कदम पीछे आ जाते हैं, फिर 4 कदम आगे लेते हैं, फिर 4 कदम पीछे ले आते हैं, तो आप वहीं पर रहेंगे, है ना, आप वहीं पर रहेंगे। आपकी गति देखने वाले को लगेगा कि आपने गति की ही नहीं है। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है। जल कोशिका झिल्ली के अंदर बाहर आने जाने का काम करता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई है। एक्चुअल में जल की गति हो रही है, अंदर जल जा रहा है, बाहर आ भी रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना अभी 4 कदम आप आगे लेंगे फिर पीछे आ जाएंगे, तो देखने वाले को लगेगा कि आप गति नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो जल की मात्रा में कोई परिवर्तन होने वाली यहाँ पर है नहीं, पर जितनी जल अंदर जाती है उतनी बाहर भी आ जाती है। तो कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोशिका फूलेगी नहीं, कोशिका सिकुड़ेगी नहीं। तीसरा केस है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, है ना, हाइपर का मतलब ज्यादा, यानी विलय की सांद्रता उच्च है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अति परासरनदाबी विलयन। अति परासारी विलयन भी बोलते हैं, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ अति परासरनदाबी विलयन। तो भाई हिंदी में तो
एक ही चीज के लिए अलग अलग शब्दों का यूज कर लिया जाता है। इंग्लिश में हम लोग इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अति परासरण दाबी विलयन आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलय की सांद्रता है, विलय की सांद्रता है वो उच्च है, यानी जल की सांद्रता कम है। तो कोशिका को डाला गया कैसे विलयन में, जहां विलय की सांद्रता ज्यादा है। विलय की सांद्रता ज्यादा है भाई, किससे ज्यादा है, तो कोशिका के भीतर जो विलय है उससे ज्यादा है। कोशिका के बाहर विलय की सांद्रता ज्यादा है, जल की सांद्रता कम है। कोशिका के भीतर जल की सांद्रता ज्यादा है। तो परासरण में क्या होता है, जल अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, कोशिका से बाहर जल निकलेगा ज्यादा और जाएगा कम। जल का आना जाना होता रहेगा लेकिन निकलेगा ज्यादा, जाएगा कम। तो ओवरऑल हमें देखने को यह मिलेगा कि जो पानी है वो कोशिका से बाहर निकल रहा है, निकलेगा ज्यादा, जाएगा कम। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से, कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से यानी कोशिका के अंदर के घोल से सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आप विलय की सांद्रता के अनुसार भी सोच सकते हैं, जल की सांद्रता इधर कम है यानी विलय की सांद्रता जो है इधर उच्च है, और इधर विलय की सांद्रता क्या है, कम है। तो आपने देखा थोड़ी देर पहले परासरण में जल जो है उच्च विलय की उच्च सांद्रता की ओर गति करता है। तो विलय की उच्च सांद्रता जो है ये तो कोशिका के बाहर है ना, तो जल जो है कोशिका के बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि कोशिका के अंदर जल नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन कम जाएगा। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, स्वतंत्र है आने जाने के लिए, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा। बाहर आएगा ज्यादा, जाएगा अंदर कम। कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है, कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। परासरण क्या है, एक स्पेशल मेथड है किसका, डिफ्यूजन का, जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। किसकी होती है वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति, जल की होती है। परासरण हम लोग केवल जल के लिए ही बोलते हैं। जल की गति उसके उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण कहलाता है। अब आइए एक्टिविटी 5.3 करते हैं, अंडे से परासरण। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। कवच को पहले हटा लेना है, अंडे का जो कवच होता है उसको हटा लेना है। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। अंडे का कवच जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा अब अंडे को घेरे रखती है। ये जो पतली बाह्य त्वचा है ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं, अंडे को कहाँ डाला गया, अंडे को, ये मान लीजिए कि अंडा है, इसको कहाँ डाला गया, शुद्ध जल में डाला गया। शुद्ध जल में डाला गया। क्या यहां पर विलय है, विलय तो है ही नहीं, यानी विलय की सांद्रता कम है, केवल जल ही जल है भाई, तो जल की सांद्रता जो है उच्च हो जाएगी। अंडे के भीतर की बात करो आप, अंडे के भीतर की बात करो तो अंडे के भीतर तो भाई तरह तरह के विलय पदार्थ हैं, तो विलय की सांद्रता यहाँ उच्च हो जाएगी, जल की सांद्रता यहाँ कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो विलयन है ये कैसा हुआ, विलय की सांद्रता कम है तो हम बोलेंगे क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये तो प्योर वाटर ही है, सॉल्यूशन तो हम लोग बोलेंगे भी नहीं, ये तो प्योर वाटर ही है, ठीक है। तो जल कहां से कहां जाएगा, अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर। तो बाहर में जल की सांद्रता अधिक है तो जो पानी है वो अंडे में प्रवेश करेगा, परासरण होगा, पानी जो है अंदर की ओर जाएगा, अंडा फूल जाएगा, अंडा फूल जाएगा। अगर हम विलय के संदर्भ में सोचे तो हम बोल सकते हैं कि विलय की सांद्रता इधर कम है तो पानी कहां गया, विलय के उच्च सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता अंडे के भीतर है, निम्न सांद्रता अंडे के बाहर है, तो उच्च सांद्रता की ओर परासरण में पानी जाता है। विलय के उच्च सांद्रता की ओर परासरण में पानी जाता है, विलय के उच्च सांद्रता की ओर परासरण में पानी जाता है, तो अंडा फूल जाएगा। मैं बार बार जोर डालते हुए बोल रहा हूं क्योंकि आप भूल जाते हैं और आप एग्जाम में प्रश्न जो है गलत करके आते हैं।
अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। सीधा याद रखो, जब आप डालोगे कोशिका को तनु विलयन में कोशिका फूल जाएगी, पानी अंदर प्रवेश करेगा। जब आप डालोगे सांद्र विलयन में तो पानी बाहर निकल जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। और जहां पर सांद्रता में कोई चेंज नहीं है, जल के सांद्रता में या फिर विलय पदार्थ के सांद्रता में कोई चेंज नहीं है कोशिका के अंदर बाहर, वहां कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना तो कोशिका फूलने वाली है ना ही सिकुड़ने वाली है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्र विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अब हमें क्या करना है, अंडे को डालना है, एक दूसरा अंडा लाएंगे और इसको अब हम लोग डालेंगे किसमें, नमक पानी के घोल में। और सांद्र विलयन है, कहां लिखा हुआ है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन है, तो किससे कंपेयर किया जा रहा है, अंडे के भीतर जो विलयन है वहां पर विलय की सांद्रता कम है। देखो सांद्र विलयन का मतलब क्या हुआ, सांद्र विलयन का मतलब आप ये मत सोचना कि जल की सांद्रता उच्च है। सांद्र विलयन तनु विलयन हम लोग विलय के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तो सांद्र विलयन है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडे के बाहर जो विलय की सांद्रता है वो क्या है, उच्च है, और विलय की सांद्रता इधर कम है। तो जल परासरण विधि से कहां जाता है, विलय के उच्च सांद्रता की ओर जाता है। तो विलय की उच्च सांद्रता जो है इस अंडे से बाहर है, तो पानी जो है बाहर निकल जाएगा। आप जल के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, जल के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, विलय की सांद्रता यहाँ पर उच्च है तो जल की सांद्रता यहाँ पर निम्न, और अंदर में जो है जल की सांद्रता, यहाँ पर जल की सांद्रता निम्न और अंदर में जल की सांद्रता अधिक है। तो अंडे में पानी जाता है तो पानी जो है बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, राइट। जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्र है, तो अंडा जो है सिकुड़ जाएगा। एक्टिविटी 5.4 ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अंडे को डाल दिया जाता है तनु विलयन में, बताओ क्या होगा, अंडा फूल जाएगा, है ना, अंडा जो है फूल जाएगा। अंडे को डाल दिया गया सांद्र विलयन में, पानी बाहर निकल जाएगा, अंडा सिकुड़ जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। सूखी किशमिश अथवा खाबूनी को केवल जल में रखो और उससे कुछ समय के लिए छोड़ दो। हमने क्या किया, जैसे अंडे को रखा था पहले शुद्ध जल में, वैसे ही आपको सूखी किशमिश या खाबूनी को क्या करना है कि शुद्ध जल में रखना है। तो शुद्ध जल में रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि विलय है ही नहीं, विलय है ही नहीं, यानी कि बोल सकते हैं कि तनु विलयन है या फिर अपने आप में प्योर वाटर ही है। तो जब हम तनु विलयन में डालेंगे या फिर शुद्ध जल में डालेंगे तो पानी जो है अंदर प्रवेश करता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो जो किशमिश है, इनकी जो कोशिका है उसके अंदर पानी प्रवेश करेगा और जो किशमिश है वो जल को ग्रहण करने के बाद फूल जाएगी। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंदर देखेंगे, तो अगर आप सांद्र विलयन में डालेंगे तो कोशिका से पानी बाहर निकल जाएगा, तो सिकुड़ जाएगी किशमिश। जब उन्हें सांद्र घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गई। तो वीडियो पॉज करके ना आप अच्छे से इस चीज को रट लो। तनु विलयन में डालेंगे, पानी कोशिका के अंदर जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। सांद्र विलयन में डालेंगे, पानी कोशिका से बाहर निकल जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैंने बहुत समय दिया है आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए और बार बार मैंने रिपीट किया है। बहुत सारे लोगों को तो लग रहा होगा क्या ही एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये लग रहा है ना आप ऐसे बहुतों को।